जय हिंद साथियों। सुरक्षाकरण चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम 20 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड, हम सबको देखेंगे। आपके हर एक वनडे एग्जाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो, चाहे टीचर वाले हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में आपको ये हेल्पफुल करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करंट अफेयर से अभी लग 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आते ही आते हैं। ठीक है, तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने पेरू के लीमा में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप अप्रैल 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? Who has won the bronze medal in the 10-meter air pistol event at the ISSF World Cup अप्रैल 2025 हेल्ड इन पेरू लीमा? लीमा क्या है? पेरू की कैपिटल। ठीक है, पहला ऑप्शन है सौरभ चौधरी, दूसरा वरुण तोमर, तीसरा यूसीए, चौथा क्रिश्चियन रिट्ज। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब ये है कौन? तो उत्तर प्रदेश के 22 वर्षीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने पेरू के लीमा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप अप्रैल 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारतीय निशानेबाजी टीम की शानदार वापसी की है। प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? प्रतियोगिता का नाम क्या था? ISSF वर्ल्ड कप 2025 पुरुष के 10 मीटर एयर पिस्टल में, और स्थान कहाँ था? लीमा, यानी पेरू की कैपिटल लीमा। और जो है ये 2 साल के अंतराल के बाद 2025 में राष्ट्रीय टीम में वापसी हुई है, यानी इंटरनेशनल ISSF वर्ल्ड कप में ये राष्ट्रीय टीम में जो है वापसी हुई है। अन्य पदक में कौन है? तो रजत पदक यानी सिल्वर कृष्ण जीता है तो फेलिपे वू जो ब्राजील के हैं, और स्वर्ण कृष्ण जीता है तो काई हु चीन के, यानी चीन के काई हु ने स्वर्ण गोल्ड मेडल जीता है। ब्राजील के फेलिप वू ने सिल्वर मेडल जीता, और भारत के सौरभ चौधरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस वर्ल्ड कप में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA विल बी एस्टेब्लिश्ड? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा चीन, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा फ्रांस। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए यानी भारत। भारत में जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। और वन्य जीव संरक्षण में भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका को सशक्त करते हुए भारत सरकार ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत IBCA का मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यह समझौता दुनिया की 7 प्रमुख बिल्ली प्रजातियों, यानी जो कैट है उसकी 7 प्रजाति कौन कौन सी है? तो बाघ हो गया, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। ठीक है, ये 7 जो है बिल्ली की प्रजातियां हैं, उनके संरक्षण के लिए ये समझौता किया भारत ने, ताकि भारत में जो है इनका मुख्यालय स्थापित किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं जयंती यानी गोल्डन जुबली यानी स्वर्ण जयंती के अवसर पर यह शुरू किया गया था। और भारत सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता कुल कितना दिया जा रहा है? तो भारत सरकार के द्वारा कुल 150 करोड़ का वित्तीय सहायता दिया जा रहा है कोष प्रदान में। और इसकी अवधि कब से कब तक रखी गई है? तो 2023-24 से लेकर 28-29 तक इसकी अवधि रखी गई है। और 2024 में यह एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन बना था 5 देशों जिसमें कि, और ये कितने देशों का अनुमोदन के बाद बना था? तो 5, यानी कि ये हो जाएंगे भारत, लाइबेरिया, इस्वातिनी, सोमालिया और निकारागुआ। इन 5 देशों की अनुमति के बाद यह संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन बना था। और ठीक है, इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इन 5 देश के करेंसी और कैपिटल, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के महानिदेशक कौन है? तो SP यादव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसने नई दिल्ली स्थित नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी में NDTL में एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का
APMU का उद्घाटन किया? Who inaugurated the Athlete Passport Management Unit APMU at the National Dope Testing Laboratory NDTL in न्यू दिल्ली? ठीक है, पहला ऑप्शन है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, दूसरा श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, तीसरा श्री कुणाल, चौथा प्रोफेसर PL साहू। आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में स्थित नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी में एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किया है। और इसका उद्देश्य क्या? अच्छा, पहले ये देखते हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया है कौन। तो ये केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री है और श्रम और रोजगार मंत्री भी हैं। ठीक है, एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट क्या है? तो ये देखते हैं, यह एक विशेषीकृत इकाई है जो एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट का प्रबंधन और निगरानी करती है। यह विश्व की 17वीं और भारत की पहली APMU है। ठीक है, यानी भारत में इस तरह का पहला एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किया गया, जो कि भारत के पहले पर विश्व में 17वीं है। ठीक है, एथलीट की जैविक संकेत जैसे कि रक्तमान, हार्मोन स्तर आदि को समय के साथ ट्रैक करती है। डोपिंग की प्रत्यक्ष पहचान में सहायक, यानी जहाँ पे जो है सामने से नहीं समझ में आता कि इसने डोप मतलब जो प्रतिबंधित मेडिसिन उसने लिया है, तो उस जगह पे ये इसका यूज किया जाएगा। जहाँ प्रतिबंधित दवा पदार्थों की सीधे जांच नहीं की जाती, उस जगह पे इसका यूज किया जाएगा। और यह पहल भारत को वैश्विक दक्षिण ग्लोबल यानी ग्लोबल साउथ के लिए एक सहायक और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है, जो कि पड़ोसी देशों की विशेषज्ञता और संसाधन उपलब्ध कराएगा। यानी ये ग्लोबल साउथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है, केरल राज्य विद्युत बोर्ड किसके साथ मिलकर V2G तकनीक का परीक्षण और एकीकरण करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है? Kerala State Electricity Board KSEB is working on a pilot project to test the integrate V2G technology in collaboration with पहला ऑप्शन है IIT कानपुर, दूसरा IIT बॉम्बे, तीसरा IIT चेन्नई, चौथा IIT खड़गपुर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी IIT बॉम्बे के साथ में केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने समझौता किया है V2G तकनीक। अब देखते हैं V2G तकनीक है क्या। तो व्हीकल टू ग्रिड, ठीक है, ये व्हीकल टू ग्रिड तकनीक को केरल राज्य की विद्युत बोर्ड राज्य की विद्युत प्रणाली में व्हीकल टू ग्रिड तकनीक को शामिल करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल कर रहा है। यह नवोन्मेषी कदम विशेष रूप से सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों के बढ़ते एकीकरण के संदर्भ में लिया गया है। KSEB ने इसके लिए IIT बॉम्बे के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट पर सहयोग कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों को विकेंद्रीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के रूप में उपयोग करके राज्य की ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता को बढ़ाना है। यह पायलट प्रोजेक्ट न केवल पीक समय में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में हेल्प करेगा, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, यानी व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी स्थापित कर इसलिए किया जा रहा है ताकि बिजली की कमी को पूरा किया जा सके, बढ़ती मांग को, साथ ही कभी भी जो है और स्वच्छ ऊर्जा में भी बढ़ावा मिल सके। सोलर प्लेट का यूज करके, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करके, इन सब चीजों में से काफी यूज होगा। ठीक है, तो किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 और 24 के लिए कितने सैन्य अधिकारियों को सैन्य गुप्तचर अन्वेषण और साहसिक अभियानों में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया? How many military officers were awarded the prestigious MC Gregor यानी मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल for the year 2023 and 24 for their exceptional contribution in military intelligence, exploration, adventure operations? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 3। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी टोटल 5 सैन्य अधिकारी को 23-24 के लिए मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया। और यह सम्मान कहाँ दिया गया? यह सम्मान नई दिल्ली में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया यानी USI द्वारा आयोजित एक समारोह में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? तो जनरल अनिल चौहान के द्वारा प्रदान किया गया। अब 2023 के लिए जो है किसे दिया गया है? तो विंग कमांडर D पांडा, जो कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर है, D पांडा को दिया गया।
2023 के लिए विंग कमांड डी पांडा को दिया गया। फिर जो है इलेक्ट्रिकल ऑफ आर्टिफिसर रेडियो राहुल कुमार पांडे को, जो कि भारतीय नौसेना में, उनको दिया गया 2023 के लिए। अब 24 में किसे दिया गया है, तो चीफ इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट आर्टिफिसर रेडियो राम रतन जाट, ये भारतीय नौसेना के हैं, राम रतन जाट को। फिर है सर्जेंट झूमर राम पुनिया, भारतीय वायुसेना के हैं, इसे दिया गया। कर्नल रणवीर सिंह जामवाल, जो कि निदेशक है राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान NIMAS अरुणाचल प्रदेश के, ये डायरेक्टर है कर्नल रणवीर सिंह जामवाल। इन तीनों को 24 के लिए और 23 के लिए 2 लोगों को, विंग कमांडर डी पांडा और राहुल कुमार पांडे को 23 के लिए, और राम रतन जाट, सर्जेंट झूमर राम पुनिया और रणवीर सिंह जामवाल को 24 के लिए मैकग्रेगर मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और CDS कौन है, जनरल अनिल चौहान अभी वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है भारत के। ठीक है, और 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब मैकग्रेगर मेमोरियल अवार्ड के बारे में कुछ देखते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 3 जुलाई 1988 को। ठीक है, नामकरण किसके ऊपर किया गया है, तो मेजर जनरल सर चार्ल्स मेटकैफ मैकग्रेगर के नाम पे, यानी मेजर जनरल सर चार्ल्स मेटकैफ मैकग्रेगर के नाम पर इस पुरस्कार का नामकरण किया गया, जो कि 1870 में स्थापित यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के संस्थापक रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है, तो मेजर जनरल सर चार्ल्स मेटकैफ मैकग्रेगर। ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सैन्य गुप्तचर और अन्वेषण यात्रा में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करना, और विस्तारित दायरा क्या है, 1986 के बाद सैन्य अभियानों और साहसिक गतिविधियों को भी शामिल किया गया। ठीक है, पात्रता क्या क्या है, तो सशस्त्र बलों के सभी रैंक, यानी सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के सभी रैंक के अधिकारी या स्टाफ, टेरिटोरियल आर्मी, रिजर्व फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स और असम राइफल्स के कर्मी हो गए इसके पात्रता। और अब तक दिए गए कुल पदक कितने हैं, तो 127, और स्वतंत्रता के पहले टोटल कितने थे, 103, यानी 103 तो 1947 के पहले दिए जा चुके हैं, यानी टोटल अभी तक जो है सिर्फ आज़ादी के बाद 75 साल हमने सिर्फ 24 मेडल और दिए हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, अब इस जो प्रोग्राम हो रहा था उसके दौरान एक पुस्तक लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव पुस्तक, और उसका लेखक कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, जो सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड है, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ इसके लेखक है, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। और इसका विषय क्या है, तो वीर योद्धा नायब सूबेदार चुन्नी लाल की प्रेरणादायक जीवन यात्रा, यानी वीर योद्धा नायब सूबेदार चुन्नी लाल की प्रेरणादायक जीवन यात्रा इसका विषय है। और बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आते हैं तो आप यह अभी न्यूज में तो इसको याद रख लेंगे कि ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव के लेखक कौन है, तो सतीश दुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 NHEA 2023 के किस संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। विच एडिशन ऑफ द नेशनल हाईवे एक्सेलेंस अवार्ड 2023 NHEA 2023 was held on 15 अप्रैल 2025 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। पहला ऑप्शन है छठे, दूसरा पांचवे, तीसरा चौथे, उसके बाद सातवें। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी छठे संस्करण का राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये 6वां एडिशन है। स्थान भारत मंडपम न्यू दिल्ली, तारीख 15 अप्रैल 2025 को। इसका आयोजक ये कौन आयोजन कर रहा है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इसको आयोजित कर रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर कौन है, तो श्री नितिन गडकरी। और अध्यक्ष NHI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो श्री संतोष कुमार यादव। ठीक है, अब देखते हैं कि नेशनल हाईवे एक्सेलेंस अवार्ड की नींव कब रखी गई थी, यानी ये कब चालू किया गया, 2018 में स्टार्ट किया गया था। और उसका उद्देश्य क्या था, तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, राजमार्ग क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देना, निर्माण रख रखाव और नवाचार में सतत सुधार को प्रोत्साहन देना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि प्रमुख पुरस्कार श्रेणियों और विजेता कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है PPP मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता, किसे दिया गया है,
तो सिल्वर मोड में किसे मिला है, तो सिल्वर पुरस्कार मिला है। और कौन सी कंपनी को मिला है, तो एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड को सिल्वर मेडल मिला है पीपीपी मोड में। और परियोजना का नाम क्या है, तो अटेली मंडी से नारनौल NH11 और नारनौल बाईपास हरियाणा, ठीक है, ये परियोजना है इसका। नेक्स्ट है परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता यानी ईपीसी मोड में, ईपीसी मोड में किसे ईपीसी मोड में सिल्वर मेडल, सिल्वर मिला है पुरस्कार। और ये किसे मिला है, तो भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को। और ये कहाँ से परियोजना है, तो हाका जोरी से खोसा NH315 अरुणाचल प्रदेश में है ये। उस प्रोजेक्ट के लिए भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है संचालन एवं रख रखाव उत्कृष्टता यानी लचीली सड़क, इसमें गोल्ड मेडल मिला है। किसको मिला है, तो नागुनेरी कन्याकुमारी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड को, नागुनेरी कन्याकुमारी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड को स्वर्ण पुरस्कार मिला है, ठीक है, लचीली सड़क में। और इसका परियोजना का नाम क्या है, तो मदुरई से कन्याकुमारी NH7 पैकेज 4 तमिलनाडु का है, ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट है हरित राजमार्ग श्रेणी में, अब ग्रीन राजमार्ग जो होता है जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं उसके श्रेणी में गोल्ड मेडल किसको मिला है, तो अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड को, जो कि कंडी से राम संपले NH161 तेलंगाना पे है। दूसरा सिल्वर मेडल किसे मिला है, तो डेक्कन टोलवे लिमिटेड को, जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा के संगा रेड्डी NH65 पे है। फिर है सर्वश्रेष्ठ अभियंता पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो श्री नवरत्न उप महाप्रबंधक और परियोजना निदेशक NHAI के है, उससे सर्वश्रेष्ठ अभियंता पुरस्कार मिला गया। दूसरे और किसको मिला है, श्री देवेंद्र कुमार, ये NHIDCL के महाप्रबंधक है। और श्री सुभाष चंद्र ये क्षेत्रीय अधिकारी है ईटानगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, ठीक है, इनको मिला सर्वश्रेष्ठ अभियंता पुरस्कार। नेक्स्ट है विशेष मान्यता पुरस्कार, विशेष मान्यता पुरस्कार किसे मिला है, तो उर्लुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट को कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी उर्लुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को विशेष मान्यता पुरस्कार दिया गया। कारण क्या है, तो गुणवत्ता, पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता को, ठीक है। उसके बाद है नवाचार एवं हैकाथॉन, नवाचार एवं हैकाथॉन में पंथ चिंतन हैकाथॉन के विजेताओं को अभिनव और तकनीकी आधारित विचारों के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है, यानी पंथ चिंतन हैकाथॉन के विजेताओं अभिनव और तकनीकी आधारित विचारों के लिए सम्मानित किया गया है। नवाचार ये नेशनल हाईवेज एक्सेलेंस अवार्ड 2023 से, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व यकृत दिवस यानी वर्ल्ड लीवर डे हर साल कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, पहला ऑप्शन है 20 अप्रैल, दूसरा 19 अप्रैल, तीसरा 18 अप्रैल, चौथा 16 अप्रैल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 19 अप्रैल को हम वर्ल्ड लीवर डे मनाते हैं। 18 अप्रैल को हमने क्या मनाया था, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। 16 अप्रैल को क्या मनाया था, कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। 20 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये विश्व यकृत दिवस क्यों मनाते हैं हर साल, तो लीवर की जो बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो जाती है लोगों में, उसकी जागरूकता के लिए आप हेल्दी खाना खाइए, लीवर को स्वस्थ रखिए, उसके लिए हर साल 19 अप्रैल को जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जो है विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। और 2025 की थीम क्या है कि भोजन ही दवा है यानी फूड इज मेडिसिन। अभी मैंने बोला एक हेल्दी डाइट बहुत जरूरी होता है लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, तो फूड इज मेडिसिन 2025 का थीम है, रखा गया है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है SBI कार्ड ने किसके साथ साझेदारी कर एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। विद whom the has SBI कार्ड पार्टनर टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, पहला ऑप्शन है टाटा डिजिटल, दूसरा रिलायंस डिजिटल, तीसरा एयरटेल, चौथा डी मार्ट। आंसर क्या है ऑप्शन नंबर टाटा डिजिटल के साथ SBI जो कि भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड का जारी करने वाली कंपनी है, SBI कार्ड ने टाटा डिजिटल के साथ साझेदारी कर एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो ग्राहकों को रिवार्ड्स और विशेष लाभों से के माध्यम से अनुभव प्रदान करना। और यह कार्ड दो वेरिएंट्स में है, पहला है टाटा न्यू इन्फिनिटी SBI कार्ड और दूसरा है टाटा न्यू प्लस SBI कार्ड, ठीक है, तो हमें याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे आप टाटा की शॉपिंग करेंगे तो आपको 10% 5% का आपको कैशबैक या फिर रिवार्ड दिया जाएगा, इसका मेन उद्देश्य यही होता है। तो नया कार्ड कौन कौन सा, टाटा न्यू इन्फिनिटी SBI कार्ड, दूसरा है टाटा न्यू प्लस SBI कार्ड, दो कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर ने
एक ऐतिहासिक कदम उठाए हुए 14 अप्रैल 2025 को आधिकारिक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया है। रिसेंटली विच सिटी टू का हिस्टोरिक स्टेप एंड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 14 अप्रैल 2025 एज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डे। पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क सिटी, दूसरा कैलिफोर्निया, तीसरा लंदन, चौथा पेरिस। आंसर क्या आ जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर है न्यूयॉर्क सिटी ने, न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर है, मेयर का नाम क्या है? एरिक एडम्स। ठीक है, एरिक एडम्स ने 14 अप्रैल 2025 को वहां पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस घोषित किया। और ये कौन सी अवसर पे किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई 2025 में। और जो कि क्यों किया गया? तो उनके मानवाधिकार, न्याय और समानता के लिए किए गए योगदान को वैश्विक मान्यता प्रदान करती है। इसके हिसाब से उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी ने हर साल 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस सेलिब्रेट करने का फैसला किया है। और मेयर कौन है? तो एरिक एडम्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं अमृत वृष्टि एफडी योजना किस बैंक की योजना है? विच बैंक स्कीम इज द अमृत वृष्टि एफडी स्कीम? पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा यूको बैंक, चौथा आईसीआईसीआई बैंक। आंसर क्या आ जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15 अप्रैल 2025 से अपनी विशेष फिक्स डिपॉजिट स्कीम अमृत वृष्टि को संशोधित ब्याज दरों के साथ फिर से शुरू किया है। यह योजना पहली बार कब आई थी? तो जुलाई 2025 में यह योजना पहली बार लॉन्च की गई थी, जिसे कई और विस्तार के बाद 31 मार्च 2025 को समाप्त कर दी गई थी। लेकिन फिर से अभी इसका ब्याज संशोधन करके वापस इसका डेट एक्सटेंड किया गया है। तो ये 444 दिनों की अवधि के लिए एफडी किया जाता है, जिसमें कि अगर वरिष्ठ नागरिक है तो 7.55% आपको ब्याज मिलेगा। अति वरिष्ठ 80 साल से एबव है तो उनको कितना ब्याज मिलेगा? 7.65%। और यह दर पहले की तुलना में थोड़ा कम है, अब वरिष्ठ नागरिकों को 7.75% मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है समान नागरिक के लिए तो 444 दिन की एफडी करेंगे आप तो आपको मिलेगा 7.05%, जो कि पहले कितना था? 7.25% ये ब्याज मिलता था 444 दिन की एफडी अमृत वृष्टि एफडी स्कीम के तहत, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के पहले सेमी ऑटोमेटेड और वास्तविक डीप वाटर अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कौन करेंगे? हु विल इनॉग्रेट विजिंगम इंटरनेशनल पोर्ट, इंडियाज फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड और ट्रू डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट? पहला ऑप्शन है पीएम नरेंद्र मोदी, दूसरा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तीसरा पिनाराई विजयन, चौथा श्री सर्बानंद सोनोवाल। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और यह भारत के समुद्री अवसंरचना क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, क्योंकि यह देश का पहला, याद रखिएगा पहला है ये। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो गया ऐसे ही पहला नाम से ही, देश का पहला सेमी ऑटोमेटेड और वास्तविक डीप वाटर अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह परियोजना केरल सरकार, केंद्र सरकार और अडानी पोर्ट्स के बीच सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी पीपीपी मोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित की गई है। और इसका उपलब्धि किया अब तक इस पोर्ट का, तो जुलाई 2024 में पहला मदरशिप यानी एमवी सन फर्नांडो डॉक किया था। ठीक है, पहला मदरशिप हो जिसका कि नाम है एमवी सन फर्नांडो डॉक किया था इस विजिंगम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि केरला में है। और ये देश का पहला ऐसा सेमी ऑटोमेटेड और वास्तविक डीप वाटर अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा K2-18B क्या है? व्हाट इज K2-18B दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? पहला ऑप्शन है एस्टेरॉइड, दूसरा एक्सोप्लैनेट, तीसरा अनमैन्ड एयर व्हीकल, चौथा न्यूली डिस्कवर्ड इन्वेजिव वीड। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी एक्सोप्लैनेट। यानी K2-18B क्या है? एक एक्सोप्लैनेट है जो कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST, नासा का याद रखेंगे, नासा ने अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मदद से एक दूरस्थ एक्सोप्लैनेट K2-18B के वातावरण में संबंधी अणु जैसे डाइमेथाइल सल्फाइड DNS और डाइमेथाइल डिसल्फाइड DMDS की पहचान की गई। और यह पृथ्वी से लगभग 124 प्रकाश वर्ष दूर है, दूर सिंह यानी लियो नक्षत्र में स्थित है,
ये मतलब कहाँ पे स्थित है, तो सिंह नक्षत्र होते हैं उससे 150-24 प्रकाश वर्ष दूर स्थित लियो नक्षत्र में स्थित है यह एस्ट्रॉयड K2 18b, ठीक है। और इसका आकार क्या है, तो पृथ्वी से 2.6 गुना बड़ा है और एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है, यानी ये पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है और यह एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है, यानी चक्कर लगाता है। अब इसका महत्व क्या है, तो वैज्ञानिकों ने K2 18b के वातावरण में संभावित बायो सिग्नेचर यानी जीवन से जुड़े संकेत पाए हैं, जिसमें शामिल है DMS और DMDS, यानी कि डाइमेथाइल सल्फाइड और डाइमेथाइल डिसल्फाइड है। ये गैसें पृथ्वी पर मुख्यतः समुद्री प्लवक और यानी फाइटोप्लैंक्टन और बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और वहां पे इजिली अवेलेबल है, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में किन दो शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों को अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया। Which two classical Indian texts were recently inscribed in UNESCO's Memory of the World Register in अप्रैल 2025? पहला ऑप्शन है वेदास और रामायण, दूसरा है अर्थशास्त्र मनुस्मृति, तीसरा है महाभारत और उपनिषद, चौथा है श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र, ठीक है। तो हाल ही में जो है अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को जगह दी गई है, ठीक है, जो कि जोड़ा गया है, उसे रजिस्टर में अंकित किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता को विशेष स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। यह घोषणा किसने की है, तो कल्चर मिनिस्टर श्री मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया 18 अप्रैल 2025 को किया है। इसके साथ ही भारत के पास अब यूनेस्को स्मृति रजिस्टर में कुल 14 अभिलेख हो चुके हैं, ठीक है, कुल 14। और यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने 17 अप्रैल 2025 को पेरिस फ्रांस में बैठक की 174 न्यू प्रविष्टियां मंजूरी दी गई और 74 विचित्र कहाँ से आए थे, 72 देशों से आए, जिसमें से 4 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हैं। नई प्रविष्टियों में वैज्ञानिक क्रांति, महिलाओं का ऐतिहासिक योगदान और वैश्विक सहयोग जैसे विषय शामिल है, ठीक है। तो हम याद रखेंगे श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर अंकित किया गया, जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, आज यहीं तक है। आप क्लास को रिवाइज कीजिए और क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।